हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं टेंसर को कि टेंसर क्या होता है। कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नेट में, तो आज हम इसको देखेंगे। साथ में हम इम्पॉर्टेंट जितने भी सिंबल्स हैं जैसे क्रॉनिकल डेल्टा, मैट्रिक टेंसर, क्रिस्टोफर सिंबल्स एंड द लेविसिवेटा टेंसर, ये सारी ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नेट में। इनमें से भी मैट्रिक टेंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और जो भी जीटीआर पढ़ते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, या फिर जिनका पीएचडी में हाई एनर्जी टॉपिक होता है ना, वो ये मैट्रिक टेंसर को देखते ही देखते हैं। तो यदि आपको मैट्रिक टेंसर का सिंबल नहीं पता कि क्या इसका यूज़ है, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ये टेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है और नेट पे भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे। मे बी 2 से 3 वीडियो आपको इस टेंसर से रिलेटेड मिल जाएंगी। Let's get started. Before that, if you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and thumbs up button. Thank you. तो टेंसर क्या होता है? देखो, टेंसर की ये वाली जो डेफिनेशन है वो बुकिश डेफिनेशन है जो कि आपको बुक्स में मिल जाएंगी। इसको भी हम देखने वाले हैं। लेकिन यदि आपको कोई पूछे कि टेंसर क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है, यदि मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आपने 11th-12th में देखा होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एक तो फंडामेंटल होती है और एक ड्राइव्ड होती है। जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, यदि आप उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंसर। ठीक है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द टेंसर। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में जैसे मास हो गया हमारा, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। ड्राइव क्वांटिटी आप वेलोसिटी ले सकते हो। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मास को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने 100 लिख दिया, लेकिन 100 क्या मास है, तो हम इसको यूनिट के साथ भी लिख देते हैं। तो ये हमने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। तो मास एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है? जैसे मान लो हमने 10 लिखा लेकिन डिग्री सेल्सियस लिख दिया टू डिफाइन कि ये टेम्परेचर है 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इसकी डायरेक्शन यूज नहीं है। तो ये भी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। हमने स्केलर वेक्टर पढ़े हैं 12th में। तो स्केलर वेक्टर क्या होते हैं? स्केलर वो होते हैं जिसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। और वेक्टर वो होते हैं जैसे वेलोसिटी, जिसको हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी देते हैं। यदि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं इसका 3, तो ये एक स्पीड बन जाती है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यदि हमने इसको 3 आयोटा लिखा है या फिर 3 आयोटा 4 जे कैप लिखा है, तो ये क्या बन जाएगी? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर एक ऐसी चीजें हैं जो स्केलर वो होती हैं जो मैग्नीट्यूड को बताते हैं, और वेक्टर जो होते हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को बताते हैं। यदि हम इसको ओवरऑल बोलना चाहते हैं, स्केलर नहीं बोलना चाहते, वेक्टर नहीं बोलना चाहते, तो हम इसको क्या बोलते हैं? टेंसर। ठीक है, इसके अलावा भी और चीजें होती है, जैसे हमने 11th-12th में सिर्फ स्केलर और वेक्टर पढ़े हैं। एक होता है डायड और होते हैं ट्रायड। ठीक है, ये हम अभी देखने वाले हैं क्या होते हैं। तो ये एक 2 रैंक टेंसर है और ये 3 रैंक टेंसर है। तो इन सबको स्केलर इज ए 0 रैंक टेंसर। ठीक है, ये सब मिलाकर क्या होते हैं? टेंसर होते हैं। ठीक है, तो यदि आपको कोई पूछता है टेंसर क्या है, जैसे हम स्केलर वेक्टर बोलते हैं, टेंसर भी क्या है? एक स्केलर वेक्टर है। ठीक है, तो हम इसको स्केलर वेक्टर ट्रायड ना बोल के हम इसको इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? ये क्या है? टेंसर है। ठीक है, तो टेंसर क्या होता है? जैसे हमने स्केलर को रिप्रेजेंट किया, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया, वैसे ही टेंसर को जनरल वे में हम ये बोल रहे हैं कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये एक जनरलाइज फॉर्म होता है किसका? स्केलर वेक्टर या फिर ट्रायड, जो भी जितने भी आएंगे, जितनी भी रैंक के टेंसर्स होंगे, उनको हम जनरलाइज वे में सिर्फ टेंसर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डायमेंशन को भी m ले सकते हैं, एक जनरलाइज वे में डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम 3D डायमेंशन लेते हैं, लेकिन यदि हम जनरल इतना ही जनरल ले रहे हैं तो डायमेंशन को भी हम यहाँ पर जनरल ले रहे हैं। कौन सी? m डायमेंशन। इन m डायमेंशनल स्पेस ए टेंसर ऑफ n रैंक इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज n इंडिसेस और mn कंपोनेंट। ठीक है, तो टेंसर जो m डायमेंशनल स्पेस में टेंसर क्या होता है? एक n रैंक का एक ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है फिजिकल क्वांटिटी को, जिसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? यदि डायमेंशन m है तो यहाँ पर m आएगा, और n रैंक का टेंसर है तो इसमें mn कंपोनेंट आ जाएंगे।
दैट टेंसर ओबे दी सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन रूल। ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल को भी ओबे करता है, ठीक है। जैसे आप वेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि टेंसर खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन रूल को ओबे करता है। यदि वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल को ओबे नहीं करता तो आप वेक्टर्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को नहीं लगा सकते थे, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है कि टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन रूल को ओबे करता है। यदि वो n रैंक का टेंसर है और m डायमेंशन है तो इसमें कंपोनेंट कितने होंगे? mn कंपोनेंट होंगे। ये जनरल वे में हम बात कर रहे हैं, हम स्केलर वेक्टर इन सबके लिए कंपोनेंट भी देखेंगे और कौन कौन सी रैंक है वो भी देखते हैं। अब रैंक का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं एक बार। किसी टेंसर की रैंक क्या होती है? देखो, हमें रैंक समझ में नहीं आ रही क्योंकि हमको मैट्रिक्स में रैंक पता थी। क्या होती थी? जैसे हमने मैट्रिक्स बनाई, नॉन जीरो वाली जो लाइन हुई, रो हुई या कॉलम हुआ, तो हमने बोल दिया कि इतने हमारे यहाँ पर कितनी है रैंक है उस मैट्रिक्स की। लेकिन टेंसर की रैंक क्या होती है? देखो, ये मैट्रिक्स की रैंक और टेंसर की रैंक अलग अलग होती है। किसी टेंसर की रैंक होती है नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर। अब बेसिस वेक्टर क्या होता है अभी हम देखते हैं। लेकिन यदि n 0 है इसका मतलब यहाँ पर 0 बेसिस वेक्टर है, n इक्वल्स टू 1 है इसका मतलब यहाँ पर 1 बेसिस वेक्टर है, n इक्वल्स टू 2 है यहाँ पर 2 बेसिस वेक्टर है। तो बेसिस वेक्टर कितने हैं वो उसकी रैंक बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि बेसिस वेक्टर क्या होता है, हमने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है जिसमें क्या है x y z है डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये जो i कैप j कैप k कैप है ना, वो क्या होंगे? हमारे बेसिस होंगे। x एक्सिस की डायरेक्शन में i कैप क्या होगा? बेसिस वेक्टर, और j कैप और k कैप बेसिस वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट हो, ठीक है। जिसको जैसे i कैप के लिए हमको पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। और जिसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में हो? कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यदि मान लो हमको एक ऐसा टेंसर है जिसमें हमें बेसिस की जरूरत ही नहीं है, तो वो कौन सा बन जाएगा? n इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, और मतलब वो 0 रैंक वाला टेंसर बन जाएगा, जैसे कि स्केलर, ठीक है। तो स्केलर में हमको पता है हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज करते हैं, डायरेक्शन को तो यूज ही नहीं करते। अब डायरेक्शन ही यूज नहीं करेंगे तो हमें बेसिस की कोई तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पर वो स्केलर क्या बन जाएगा? एक 0 रैंक का टेंसर बन जाएगा। तो यदि कोई पूछता है आपको स्केलर कौन सा टेंसर है, आप टेंसर टेंसर तो बोल रहे हो स्केलर को, लेकिन कौन से रैंक का टेंसर है? तो स्केलर इज ए 0 रैंक टेंसर, ठीक है। अब जिसमें एक बेसिस की रिक्वायरमेंट हो तो वो बन जाएगा रैंक 1 टेंसर। तो किसमें एक बेसिस चाहिए होता है? जैसे हमने बोल दिया वेक्टर, ठीक है। तो यदि हम fx डिफाइन कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर एक बेसिस चाहिए, ठीक है। तो एक कंपोनेंट के लिए यदि आपको एक ही बेसिस चाहिए होता है तो वो बन जाता है रैंक 1 टेंसर, क्योंकि वहां पर हमें बेसिस एक ही चाहिए, ठीक है। तो यदि आपके पास 3 कंपोनेंट है, जैसे fx fy fz कंपोनेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको सिर्फ एक एक ही क्या चाहिए? बेसिस चाहिए। तो एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में यदि आपको एक बेसिस चाहिए तो वो बन जाता है रैंक 1 टेंसर। तो वेक्टर एक रैंक 1 टेंसर होता है। इसी तरह से यदि आपको ऐसा कोई चीज चाहिए होता है जैसे डायड, जिसमें आपको आपको 2 बेसिस चाहिए होते हैं एक कंपोनेंट के लिए। आपको यदि आपको जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा या फिर आपने 12th में भी देखा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए हमको 2 बेसिस चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए हमें 2 बेसिस रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी चीज क्या बन जाती है? 2 रैंक टेंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्या है? बेसिकली ये बता रही है कि उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें 2 बेसिस चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए 2 रैंक टेंसर, ठीक है। अभी हम इसको और डिटेल में देखते हैं। हमने देखा कि जो स्केलर होते हैं, वेक्टर होते हैं, डायड होते हैं, ट्रायड होते हैं, ये सब क्या होते हैं? टेंसर होते हैं। तो स्केलर क्या होता है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। यदि हम डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती तो ये 0 बेसिस रिक्वायर्ड है, और ये कौन सा बन जाएगा? 0 रैंक टेंसर, ठीक है। वेक्टर जिसको हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। एक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में हमें एक बेसिस चाहिए होता है, मतलब एक बेसिस वेक्टर हमें रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स के लिए हमें एक बेसिस चाहिए, एफ ऑफ वाई के लिए हमें एक बेसिस चाहिए, और एफ ऑफ जेड के लिए हमें एक बेसिस चाहिए, ठीक है। तो यदि आपको एक बेसिस रिक्वायर्ड है एक कंपोनेंट के लिए तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1, और ये कौन सा बन जाएगा? 1 रैंक टेंसर, ठीक है। अब 2 रैंक टेंसर क्या होते हैं? यदि हमें एक कंपोनेंट के लिए 2 बेसिस रिक्वायर्ड है,
ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 और ये क्या बन जाएगा 2 रैंक टेंसर। तो स्ट्रेस हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये क्या हो गए 2 रैंक टेंसर। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर 2 बेसिस चाहिए। ठीक है, तो यदि आपको एक कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए 2 बेसिस चाहिए तो n इक्वल्स टू 2 हो गया और इसकी रैंक क्या हो गई इस फिजिकल क्वांटिटी की 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रेस इज अ 2 रैंक टेंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्ट्रेस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और जिससे कि हम अदर चीज़ों को यहाँ पर देख सके, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट क्या होता है इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेंसर के कंपोनेंट देख लेते हैं। हमें पता है टेंसर जो होता है वो n रैंक का टेंसर होता है। ठीक है, और यहाँ पर m डायमेंशंस होती हैं। हम जनरल वे में m को क्या ले रहे हैं 3, तो यहाँ पर m हमेशा 3 रखेंगे। वैसे आप क्वेश्चन में जितना भी पूछेंगे आपको m वो रखना पड़ेगा, लेकिन हम इन जनरल वे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम 3 डायमेंशन में जनरली वर्क करते हैं इसलिए। तो यदि हम स्केलर टेंसर की बात करते हैं तो हमें पता है वो एक 0 रैंक टेंसर है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है, तो 0 बेसिस चाहिए होता है उसमें। तो ये क्या हो गया एक 0 रैंक टेंसर हो गया। जैसे हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे 3 0 कितना होता है 1 होता है। तो आप कोई से भी डायमेंशन की बात करो स्केलर में हमेशा हमें एक ही कंपोनेंट चाहिए होता है। वेक्टर जो कि एक 1 रैंक टेंसर है, क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट के लिए हमें एक बेसिस तो चाहिए होता है, तो वेक्टर इज ए 1 रैंक टेंसर। 3 में अपन जैसे ही 1 पुट करेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट आ जाएगा। तो वेक्टर के लिए 3 कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है 3D में। जैसे हम 4D में बात करेंगे तो 4 कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड हो जाएंगे, 5D में हमें 5 कंपोनेंट रिक्वायर्ड हो जाएंगे। तो 3D में हमें 3 कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं कि जैसे fx, fy, fz। ठीक है, फोर्स के हमें 3 कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं 3D में। ठीक है, यदि हमें वेक्टर को डिफाइन करना है जनरल वे में 3D में तो क्या होता है हमें 3 कंपोनेंट इस तरह से चाहिए होते हैं। डायट की बात करते हैं। डायट क्या है एक 2 रैंक टेंसर है। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 2 बेसिस चाहिए जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस। ठीक है, तो जैसे हमें 2 चाहिए होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं। और 9 कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करते हैं हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं। ट्रायड जो कि एक 3 रैंक टेंसर है। ठीक है, तो इसमें कितने कंपोनेंट चाहिए होंगी 3 का क्यूब कर देंगे तो 27 कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं यदि हमें ट्रायड को डिफाइन करना है। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए 3 कंपोनेंट, डायट को डिफाइन करने के लिए 9 कंपोनेंट और ट्रायड को डिफाइन करने के लिए 27 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। इस तरह से आप कंपोनेंट निकाल सकते हो टेंसर की। ठीक है, तो अब हम 2 रैंक टेंसर को डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि यहीं से हमारा टेंसर स्टार्ट होगा। यहाँ से हम कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो जो स्केलर और वेक्टर होते हैं वो बहुत ही बेसिक टेंसर हैं, तो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा तो डिटेल में हम यहाँ पर इसको नहीं देखेंगे। 2 रैंक टेंसर क्या होते हैं? ऐसे टेंसर जिसके एक कंपोनेंट के लिए हमें 2 बेसिस चाहिए होते हैं। ठीक है, यदि 2 बेसिस एक कंपोनेंट के लिए यदि आपको 2 बेसिस रिक्वायर्ड होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं 2 रैंक टेंसर। जैसे कि स्ट्रेस में 2 चीज़ें होती है, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है और एक शियर स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यदि फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्शन पैरेलल है एक दूसरे के तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। यदि फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है तो उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से डिनोट करेंगे? क्योंकि ये 2 रैंक टेंसर है तो हम इजीली, क्योंकि उसमें 9 कंपोनेंट होते हैं तो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम 2 रैंक टेंसर को इजीली डिफाइन कर सकती हैं। तो आपको याद रखना है 2 रैंक टेंसर को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। यदि हमें स्ट्रेस डिनोट करना होता है तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे? सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा वाई जेड, सिग्मा जेड एक्स, सिग्मा जेड वाई, सिग्मा जेड जेड। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने 9 कंपोनेंट डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब यदि ये जो है हमने ये बोला ये तो हमारे क्या है इसमें 2 स्ट्रेस होती है। एक तो होता है नॉर्मल स्ट्रेस, जब फोर्स की डायरेक्शन एरिया के डायरेक्शन में हो, क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस? सिग्मा एक्स एक्स। क्या होता है सिग्मा एक्स एक्स? क्या होगा एफ ऑफ एक्स अपॉन ए ऑफ एक्स। मतलब क्या बोल रहा है, फोर्स की डायरेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया की डायरेक्शन में है। सिग्मा वाई वाई क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स और ए ऑफ वाई एंड ए ऑफ वाई। सिग्मा जेड जेड क्या हुआ, एफ ऑफ जेड एंड
ए ऑफ जेड। इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन एरिया की डायरेक्शन में ही है। तो ये जो डायगोनल टर्म है वो हमारे नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं। इसके अलावा जो भी टर्म होगी वो शियर स्ट्रेस होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर रखा है। जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारा एक प्लेन है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में। यदि फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो ये बन जाएगा सिग्मा जेड जेड। यदि फोर्स की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है तो बन जाएगा सिग्मा जेड एक्स। जहाँ पर एक्स बता रहा है कि यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन एफ डायरेक्शन में है, और जेड बता रहा है कि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो जेड में है। तो सिग्मा जेड एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन ए जेड। ठीक है, जहाँ पर जेड बता रहा है क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया की डायरेक्शन, और जेड वाई क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है एफ ऑफ वाई में, लेकिन जब वाई डायरेक्शन में, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, जेड डायरेक्शन में है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको स्ट्रेस को लिखते हैं एफ ऑफ वाई अपॉन ए जेड। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि फोर्स की डायरेक्शन एट डायरेक्शन में है तो ये बन जाएगा सिग्मा एक्स एक्स। इसके अलावा क्या बन जाएंगे, सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स जेड। और इस तरह से हमने यहाँ पर यदि क्रॉस सेक्शन एरिया की डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है तो बन जाएगा सिग्मा वाई वाई, और अदर बन जाएंगे सिग्मा वाई एक्स एंड सिग्मा वाई जेड। टेंसर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी कंपोनेंट और बेसिस के फॉर्म में, टी और आई के फॉर्म में। आपको जनरली टेंसर दिखेगा टी आई टी जे इस तरह से। ठीक है, अब हम कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम इसके सिंबल्स को देख रहे हैं। क्या होता है, पहले हम सिंपल सी बात कर लेते हैं। टी बता रहा है कंपोनेंट को और आई बता रहा है उसके बेसिस को। यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब ये इसका बेसिस है और टी इसका क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, थम्स अप बटन। थैंक यू।